अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेप्को 2025 का जो टेस्ट आ रहा है, जो कि आईबीए यूनिवर्सिटी लेगी एसटीएस टेस्टिंग सर्विस से। तो उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे और उसका जो है वो सलूशन डिस्कस करेंगे, जो कि उसका पास पेपर हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम बात करें तो जो टेस्ट था वो 100 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल था, और उसमें एक चीज़ जो है एनटीएस से हट के थी। और एनटीएस में आम तौर पे जो है वो 100 एमसीक्यूज़ के लिए 120 मिनट होते हैं, लेकिन इस टेस्ट में जो है वो 100 एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो 100 ही मिनट था। तो इसका मतलब है कि टाइम इसमें शॉर्ट था। तो इसमें डेफिनेटली आपको एक चीज़ करनी होगी कि एक वॉच अपनी लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज़ थे वो आगे हम डिस्कस भी करेंगे उनका सलूशन। वो जो थे वो फिगर टाइप वाले एमसीक्यूज़ ज़्यादा थे, जिनका न्यूमेरिकल सलूशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए जब आपकी घड़ी अपनी होगी तो आप उसमें अपना टाइम का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपके पास इतना टाइम बच गया है या इतना टाइम रहता है। तो अगर आप बार बार आप एग्ज़ामिनर से पूछेंगे तो उससे भी चीज़ें आपकी बेहतर नहीं रहेंगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके लिए जो सिलेबस है वो इम्पॉर्टेंट टेक्निकल के हवाले से अगर बात करें तो ये वीके मेहता से जो है वो कॉपी पेस्ट था टेस्ट। वीके मेहता के चैप्टर नंबर 1 से लेके 31 तक, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के चैप्टर, कैपेसिटर इंडक्टर के चैप्टर, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन सारी कवर होती है। और इसके अलावा जिसमें जो है वो पावर सिस्टम के जितने भी चैप्टर्स हैं हो गया, ठीक है, सीरीज़ पैरेलल सारे कुछ। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में आपके चैप्टर नंबर 32 से लेके 36 तक आपने कवर करने हैं। आगे वाले भले आप इसको स्किप कर दें। तो इस तरह जो है वो आप इसका टेस्ट जो है वो आप 100 कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये वीके मेहता से जो है वो कॉपी पेस्ट होता है। दूसरा बीएल थराजा से आपने जो चैप्टर करने हैं वो चैप्टर नंबर 14, 16, 13 और 8 नंबर चैप्टर करना है, ये इलेक्ट्रिकल पोर्शन से। और इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन से आपने जो चैप्टर नंबर 6 हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाला, इससे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ कॉपी पेस्ट थे। चैप्टर नंबर 7 डीएलडी वाला, ये आपने बीएल थराजा से भी करना है और आपने हांडा बुक से भी करना है। इन दोनों का जो चैप्टर का सलूशन है ये हमारे चैनल पे अपलोडेड है। इस दोनों को आपने हांडा से भी करना है और बीएल थराजा से भी करना है, डीएलडी का चैप्टर को। और चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का, ये एससीआर का चैप्टर है, ये भी आपने कवर करना है। ये था ये इसका टेक्निकल पोर्शन है। टेक्निकल पोर्शन आमतौर पे वीके मेहता और बीएल थराजा बुक से था, तो इसलिए आपने ये दोनों बुक्स जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करनी है। वो और वीके मेहता में, क्योंकि हम आम तौर पे जितनी भी प्रेपरेशन करते हैं किसी भी और टेस्टिंग के लिए, तो उसमें हम फिगर वाले जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको स्किप करवा देते हैं। लेकिन इस टेस्ट में जो है फिगर वाले काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ थे, 50 थे ना, तो उसमें से 10 से 15 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जिनके साथ तस्वीरें थीं। तो इसलिए आपने जो है फिगर्स वाले जो एमसीक्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल टाइप हों या भले कोई दूसरे हों, थ्योरी बेस हों, तो उनको आपने लाजमी कवर करना है वीके मेहता के। उसके बाद जर्नल पोर्शन में जो चीज़ें थी वो एमएस ऑफिस के एमसीक्यूज़ थे, एमएस वर्ड के, एमएस पावर पॉइंट के और एमएस एक्सेल के। ये जितने भी एमसीक्यूज़ हम टेस्ट पास पेपर में आए थे, वो जितने हमने एमसीक्यूज़ वेबसाइट पे अपलोड किए हैं एमएस वर्ड के, एमएस एक्सेल के और एमएस पावर पॉइंट के, उन्हीं में से थे। तो अगर आप वो कवर कर लेते हैं हमारे चैनल वाले, क्योंकि वो जितने भी हमने अपलोड किए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हमने स्किप कर दिया था, बेसिकली वो एग्ज़ाम बेडा वेबसाइट से हमने उठाए थे। तो इसलिए वो कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। पाक स्टडी आपको पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से करनी पड़ेगी। पाक स्टडी के एमसीक्यू इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज़ थे और जनरल नॉलेज के थे, और इसमें करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ भी थे। तो करंट अफेयर्स भी आपने पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से करने हैं, और करने कितने हैं, ट्राई करें कि लास्ट 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपने लाजमी कवर कर लेंगे, तो आपकी चीज़ें उम्मीद है हो जाएंगी। क्योंकि आम तौर पे रूल यही होता है कि जब भी करंट अफेयर्स आते हैं तो पिछले 2 साल के आते हैं। तो ये हो गया सिलेबस के हवाले से। और इसमें यही पोर्शन वही था कि 50% टेक्निकल एमसीक्यूज़ थे और 50% जर्नल वाला जो क्राइटेरिया है वही फॉलो किया गया था। इसमें वीके मेहता बुक हो गई, ये आपने फॉलो करनी है, और बीएल थराजा बुक और जनरल पोर्शन के लिए आपने जो वो
पाक MCQs वेबसाइट कर लेनी है। और पाक MCQs आप जो MS ऑफिस है वो अगर वहाँ से करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा MCQs कवर करने पड़ेंगे, जो कि आपका काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमने जो है वो चैनल पे MS ऑफिस के इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो डाल दिए हैं, तो वो आप कर लें। और पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी के हम अभी कंपाइल कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे इंपॉर्टेंट, तो उसमें भी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन अभी जो है वो अभी आपने जो पाक MCQs वेबसाइट इसके लिए कंसल्ट करनी है। करंट अफेयर्स के लिए भी 2 साल के पिछले आप पाक MCQs वेबसाइट से कर सकते हैं। तो चलें पेपर की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये MCQ जो चैप्टर नंबर 6 से आया था BL थराजा के इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन के। तो उसने पूछा था जो कैपेसिटर है ये आपका लगा हुआ है यहाँ पे, अगर तो ये किसकी बेसिकली डायग्राम है, ये डिफरेंशिएटर की डायग्राम है। अगर आपका जो कैपेसिटर है वो इनपुट के दरमियान में लगा हो तो ये डिफरेंशिएटर होता है, और अगर आपका जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे फीडबैक पाथ में लगा हो तो वो इंटीग्रेटर की डायग्राम होती है। तो ये दोनों आपने याद रखनी, ये बार बार MCQs जो है वो टेस्टों में हो गया, इस तरह के टेस्टों में या एटॉमिक एनर्जी के टेस्टों में बार बार MCQs आता है। उसके बाद ये MCQs ये जो है बेसिकली आपका वोल्टेज डिवाइडिंग रूल है ना, ये फार्मूला आपने फिंगर टिप्स पे करके जाना है, और ये आपने देखते ही चीज़ों को जो है वो इतना इसको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि इसके MCQs बार बार आएंगे आगे आपके। अब यहाँ पे उसने कहा था आउटपुट वोल्टेज निकालें जी, वो आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि जिसके क्रॉस वोल्टेज है उसको ऊपर रखना है और नीचे ऊपर वाली रेजिस्टेंस के साथ उसका सम लिखना है, R1 + R2। तो ये क्या बन गया, R1/2 R1, तो R1 से कैंसिल हो गया, 1/2 किसके बराबर आ गया, 0.5 के। तो वोल्टेज गेन कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो डायग्राम है ये डिकोडर की डायग्राम है, इसको फिर भी आपने वेरीफाई कर लेना है। मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाया, तो ये जो डायग्राम मुझे लगता है ये डिकोडर की है, मल्टीप्लेक्सर की नहीं हो सकती, डीमल्टीप्लेक्सर की नहीं हो सकती, और इनकोडर या डिकोडर में से मुझे डिकोडर की लग रही है। आप लेकिन इसको आपने कन्फर्म कर लेना डायग्राम को। नेक्स्ट है इसके जनरल के MCQs थे कि सेकंड पॉइंट ऑफ कायदे-ए-आज़म 14 पॉइंट क्या था, वो ऑटोनॉमीज टू प्रोविंसेस था। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस कौन सा है, इस्लाम है। MCQs नंबर 3 है, फ्राम वेयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैंड वेपन्स, आपने सफ़वान बिन उमैया से जो वेपन उधार लिए थे। MCQs नंबर 4 है, हु गेव द आइडियोलॉजी ऑफ हैविंग फ्रीली परफॉर्मिंग रिलीजियस एक्टिविटीज़ टू नेशन थ्योरी इन सब कंटिनेंट, तो ये अल्लामा इक़बाल ने टू नेशन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट MCQs था, ये एक न्यूमेरिकल टाइप था कि ये डायग्राम दी गई थी सिंगल स्टेज कैपेसिटर ट्रांजिस्टर की। तो इसमें उसने कहा था व्हाट इज वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन का फार्मूला क्या होता है, बीटा वोल्टेज गेन इज इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाई बाय RAC/RIN। RAC क्या होती है, जो आपकी ये रेजिस्टेंस लगी हुई है RC और RL, ये दोनों का जो कम्बिनेशन है ये RAC होता है। तो RC की वैल्यू उसने दी है 2 किलो ओम और RL की 0.5 किलो ओम, और इसका जो अगर हम पैरेलल कम्बिनेशन सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.4 किलो ओम। ये RAC की वैल्यू है, और RIN की वैल्यू 1 किलो ओम उसने गिवन है। तो यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करेंगे, और बीटा की वैल्यू भी गिवन उसने दी है। बीटा की वैल्यू क्या है, हाँ ये बीटा की वैल्यू दी है 60 उसने। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे 60 × 0.4/RIN उसने दी है 1 किलो ओम, तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो 24 आ जाएगा। तो ये आपका वोल्टेज गेन 24 आ गया। इस तरह का जो है वो सिंपल जो फार्मूला होगा वो उस तरह के जो MCQs है फिगर वाले। अच्छा इसमें ये थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं, मुझे वो याद नहीं रहा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का टेस्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, उसकी मेन रीज़न ये थी क्योंकि स्टूडेंट जो है वो आम तौर पे NTS का टेस्ट देते हैं जिसमें फ़िगर वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो यहाँ पे इस टेस्ट में जो है फिगर वाले क्वेश्चंस देख के काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो मेंटली तौर पे जो है वो स्टक हो गए कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल होगा। हालांकि ये जो टेस्ट था, जो फिगर वाले क्वेश्चन थे वो सारे ही कंसेप्चुअल थे, ठीक है, और देख के ही सॉल्व होने वाले थे। मतलब बस वो जब आपके जहन में ये बैठ जाएगा ना कि ये जो टेस्ट है इसमें फ़िगर वाले क्वेश्चन है और ये सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये बिल्कुल आप जो सॉल्व होने वाले भी हैं वो भी नहीं होंगे आपसे। हाँ कुछ MCQs थे जो कि काफ़ी टफ़ थे, लेकिन काफ़ी सारे MCQs ऐसे थे जो सिंपल थे। तो इसलिए आपने ये मेंटली तौर पे जो है वहाँ पे लेके जाना है कि यहाँ पे फिगर वाले क्वेश्चन होंगे और उनको आपने सॉल्व करना है और देखना है कि ये बेसिकली कैसे सॉल्व होगा। तो इसलिए जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना।
तो ये एक यहाँ पे सजेशन थी कि अगर आप वो मेंटली तौर पे लेके जाएंगे कि एनटीएस वाला हिसाब होगा कि सारे ही आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप भी होंगे और आपके थ्योरी वाले भी होंगे, दोनों का ये मिक्सर टेस्ट होगा। तो इसलिए जो भी फिगर वाले होंगे वो आसान होंगे और सिंपल उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। जैसे ऊपर हमने सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल वाला फार्मूला यूज़ किया और उसका आंसर निकाल दिया, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। या ऊपर हमने डिफरेंशिएटर वाला भी वो फिगर वाला था, हालांकि वो स्टेटमेंट से भी पूछ सकता था, लेकिन उसने जब फिगर वहाँ पे बना दी तो उसने जो है वो डिकोडर वाला भी एमसीक्यू उसने फिगर बना दी, हालांकि वो स्टेटमेंट से भी पूछ सकता था। तो इसलिए जो आपने जब घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि प्रोटेक्टिव रिलेज कैन बी डिज़ाइंड टू रिस्पॉन्ड, ये बेसिकली लाइट इंटेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, वोल्टेज, करंट, तो सब के लिए जो है वो रिस्पॉन्ड करती हैं। ये ऑल ऑफ द अबव आंसर था। उसके बाद प्लग सेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कैन बी अल्टर्ड बाय वेरिंग द, ये नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके हम उसकी वेरी कर सकते हैं। ये भी एमसीक्यू जो पावर सिस्टम वाले चैप्टर से था। उसके बाद था कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। अब ये बेसिकली आपका हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड का सर्किट है। उसने पूछा था कि आपके जो है वो रिवर्स वोल्टेज कितने होंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि उसने ये क्वेश्चन किया है कि पीक रिवर्स वोल्टेज जो है वो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड में कितने होते हैं, वो सिंपल इक्वल टू वी पीक होते हैं। और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में वो भी वी पीक होते हैं, लेकिन सेंट्रल टेप में जो है वो 2 VM होते हैं इनपुट के, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपकी वी जो एम है इनपुट की वो 20 वोल्ट है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे उसने एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाया। अब यहाँ पे उसने जो वोल्टेज होंगे वही आपके डायोड के क्रॉस पियर होंगे। अब यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा इस पर, तो इसके क्रॉस हम वोल्टेज निकालेंगे तो कितने आएंगे, तो 10/10 + 10 आ जाएगा, तो 10/20 आंसर आएगा। तो 0 0 से कैंसिल हो गया तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 आ गया, क्या आंसर आ गया आपका 10 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके जो वोल्टेज आएंगे वो 10 वोल्ट आएंगे, लेकिन अप्लाई आप 20 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे 10 आएंगे। तो इसका मतलब है जो VM इसके क्रॉस अपीयर होगी वो 10 वोल्ट होगी, क्योंकि आपकी पीक जो है यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो 10 वोल्ट हो रही है। तो इसका जो आंसर है वो 10 आ गया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये जो अगर इसकी डायग्राम को देखें तो इतनी कम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन थोड़ा सा इस पर अगर देखेंगे, इसको थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे इसकी, तो इसमें कुछ नहीं है। सिंपल 2 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल वाला, जैसे मैंने आपको बताया सॉल्व करने से पहले कि आपने वोल्टेज डिवाइडर रूल फिंगर टिप्स पे कर लेना है। इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करके जाना ताकि इसमें आपको टेंशन ना हो। आप देखते अब ये देखें 10 ऊपर है, 10 + 10 आ जाएगा, नीचे 20 आ गया, ऊपर 10 है, तो जब 0 0 से कैंसिल हो गया तो 1/2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें वी पीक से, ठीक है, तो 20 आ जाएगा। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 10 आ जाएगा, और 10 यहाँ पे अप्लाई होंगे। और आपको पता है जो हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड में जो रिवर्स वोल्टेज होते हैं वो VM के बराबर ही होते हैं, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो 10 आ जाएगा। अब ये एमसीक्यू, अब ये देखें, अगर इसकी फिगर देखें तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। क्या बोल रहा है कि फिगर 9.17 है, शोज़ द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, द 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट विल बी, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। और यहाँ पे जो अब सिमेट्रिकल फॉल्ट अकर किया है, एक F1 अकर किया और एक F2 अकर किया है। अब उसने ये पूछा था कि मोर सीवियर फॉल्ट कौन सा है। अब आपको पता है, अगर आपने जो है वो पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ी है तो आपको पता है कि जो फॉल्ट आपके जनरेटर के करीब होगा वो फॉल्ट मोर सीवियर होता है। उसकी रीज़न है कि उसका जो फॉल्ट करंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब F1 जो फॉल्ट है ये जनरेटर के जो आपके सोर्स है उसके ज़्यादा करीब है, तो इसलिए जो F1 है ये मोर सीवियर है, और F2 सीवियर नहीं है क्योंकि वो आपसे जनरेटर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो ये इस तरह का बेसिकली आप ये देखें फिगर से आप, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें सिंपल यूज़ हो रहा है। उसके बाद द स्पीड ऑफ DC मोटर इज़, ये आपको पता है जो आपकी स्पीड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल होती है। फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड DC मोटर की। नेक्स्ट है कि द टार्क, शंट टार्क इन अ DC मोटर इज़ लेस देन द टोटल आर्मेचर टार्क बिकॉज ऑफ, ये शाफ्ट टार्क है, शाफ्ट टार्क इन अ DC मोटर इज़ लेस देन द टोटल आर्मेचर टार्क बिकॉज ऑफ डैश लॉसेस। आपको पता है कि आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से जो टार्क आपका जो प्रोड्यूस होता है वो आपका
जो शाफ्ट टार्क होता है वो लेस देन द आर्मेचर टार्क, जो कि आर्मेचर आपका प्रोड्यूस करता है उससे लेस होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उसमें आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। नेक्स्ट है कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ आइडियल कम्यूटेशन इज, ये पैराबोला होता है। 107 नंबर MCQs है, इफ अ वैल्यू ऑफ शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ शंट जनरेटर इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल रेजिस्टेंस द जनरेटर विल बी, तो आपका जनरेटर होगा फेल टू एक्साइट। उसकी रीज़न क्या होगी कि अगर आपकी जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी जो फील्ड शंट वाइंडिंग है उसमें से रेटेड करंट फ्लो नहीं करेगा। जब रेटेड करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेटेड फील्ड नहीं पैदा होगा। जब रेटेड फील्ड पैदा नहीं होगा तो आपका जो जनरेटर है वो एक्साइट नहीं होगा, तो आपका जनरेटर जो है वोल्टेज प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर था वो बी था। नेक्स्ट है 101 नंबर MCQs है, अ 6 पोल लैप वाउंड DC जनरेटर है, हैज़ 6000 उसके कंडक्टर्स हैं ऑन इट्स आर्मेचर, द फ्लक्स पर पोल उसका है 0.02 वेबर है, द स्पीड एट विच जनरेटर मस्ट बी रन टू जनरेट 300 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज जनरेशन इक्वेशन है उसका फार्मूला यूज़ करेंगे कि पाई हो गया, Z हो गया, N हो गया 60, P/A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब यहाँ पे उसने वोल्टेज दे दी है वो 300 हैं, फ्लक्स जो है वो 0.02 वेबर है, और आपका Z नंबर ऑफ कंडक्टर आपके 6000 हैं, N आपने स्पीड निकालनी है, नंबर ऑफ पोल्स 6 हैं, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्योंकि लैप वाइंडिंग है तो उसके इक्वल होंगे तो 6 ही होंगे पैरेलल पाथ भी आपके। और अगर ये वेव वाइंडिंग होती तो उसमें पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो नीचे 2 आ जाता। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप N की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगी 1500 RPM। नेक्स्ट MCQs है कि ये देखें, ये भी एक बेसिकली एक बहुत सिंपल सा सर्किट है कि इन द सर्किट ऑफ फिगर द फाइनल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर C, जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो जो सिंपल इसके रेजिस्टेंस के अगर R2 के क्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकालें तो वही हमारे कैपेसिटर के क्रॉस होंगे। तो उसने सिंपल इस पे वहाँ पे यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दिया कि R2/R1 प्लस R2 इंटू वोल्टेज जो आपके सोर्स वोल्टेज हैं, तो आपके वही आपके वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस होंगे। तो ये था, देखें कि सिंपल जो वोल्टेज डिवाइडर रूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है इसने। अब जो ये एक थी MCQs था कि यहाँ पे आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है A और B के दरमियान। अब सबसे पहले इस दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है, 7 + 3 ये 10 हो जाएगा, ये 10 और ये 10 जो रेजिस्टेंस है ये आपस में पैरेलल में हो गई। तो 10 को पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करें तो 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5 ओम बन जाएगी रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपकी कितनी इक्विवेलेंट बन जाएगी, 5 ओम, और ये 5 ओम और ये 5 ओम आपकी हो जाएगी सीरीज़ में। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो फिर 10 ओम की रेजिस्टेंस बन जाएगी, एक 10 ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे बन जाएगी और एक यहाँ पे है। फिर एंड पे जो 10 और 10 को हम पैरेलल सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 5 ओम। तो यहाँ पे A और B के दरमियान 5 ओम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद है कि एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड अ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द लाइन ऑफ फोर्स लाइक, अगर आपकी अनचार्ज आप प्लेट लगाएंगे तो आपको पता है कि जो अनचार्ज कोई भी प्लेट है वो चार्ज को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे बेसिकली इस डायग्राम में जो वो चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है तो ये वाली जो शेप बनेगी। अगर आपका जो चार्ज होगा वो फुली चार्ज होगा तो सिंपल आपकी ये डायग्राम बनेगी, उसमें जो चार्ज आपका अट्रैक्ट नहीं होगा वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। उसके बाद ये MCQs था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है फिल्ड विद द 3 डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, K2 है एंड K3 है। इफ़ A बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड D इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट देन कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम क्या होगी। तो यहाँ पे उसने एक K1 दे दिया डाइलेक्ट्रिक, एक K2 है और एक K3 है। K2 और K3 क्या है, पैरेलल में है। तो इसको उसने पैरेलल वाले फार्मूले से इस्तेमाल जो है वो सॉल्व किया है रेजिस्टेंस के, K2 + K3 ओवर K2 प्लस जब K3, अब ये हाफ पोर्शन जब शेयर कर रहा है K1 तो उसने K1/2 कर दिया यहाँ पे। और सिंपली वो पीछे वाला फार्मूला वही रहेगा कैपेसिटेंस का, E0 एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट और इंटू उसका डाइलेक्ट्रिक हो गया। तो ये आपका इस तरह सिंपल सा जो है इसका सोल्यूशन बन गया। सॉरी। और नेक्स्ट MCQs था कि गैल्वेनोमीटर ऑफ 25 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ EMF 2 वोल्ट अलॉन्ग विद द रेजिस्टेंस ऑफ 3 किलो ओम, और फुल स्केल उसकी डिफ्लेक्शन 30 यूनिट्स थी।
जब ये सारा कनेक्टेड था, व्हेन 3 kΩ रेजिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय आर, और उसकी जो डिफ्लेक्शन थी वो 20 यूनिट्स बन जाती थी। द वैल्यू ऑफ आर इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो सिंपली हमें पता है कि T इज़ इक्वल टू था उसका करंट हमने निकालना है, क्योंकि ये सर्किट इस तरह का था कि ये गैल्वेनोमीटर था, उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो 25 ओम थी, एक उसके साथ सीरीज़ में 3 kΩ की रेजिस्टेंस थी और सोर्स उसका था 2 वोल्ट का। तो सिंपली 30 उसकी डिफ्लेक्शन थी इज इक्वल टू 2 ओवर उसकी वोल्ट ओवर रेजिस्टेंस V ओवर R। तो 3000 kΩ जो सीरीज रेजिस्टेंस थी और 25 उसके गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस थी, तो ये इसका जो डिफ्लेक्शन दे रहा था वो 30 दे रहा था। और अगर हम इसकी जो है वो रेजिस्टेंस को R से रिप्लेस कर दें तो डिफ्लेक्शन कितनी हो जाती है 20, और बाकी जो वोल्टेज वैल्यू भी सेम रहती है और मीटर भी वही है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इनको बैलेंस करने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 30 से कर दें, और दोनों को जो है वो सॉल्व करें राइट हैंड रूल से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास 4.5 kΩ आएगी। अब इस तरह के जो न्यूमेरिकल थे ये थोड़े से लंबे होते हैं, इनको आपने एंड पे सॉल्व करना है। जो आपके सिंपल होंगे, जैसे ऊपर वाला न्यूमेरिकल था ये वाला, ये आसान था, इनको आपने टाइम पे पहले करना है। इस तरह के जो एमसीक्यूज़ होंगे इस तरह के, इनको आपने पहले कवर कर लेना है। जो इस तरह की थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन वाले होंगे इनको आपने एंड पे करना है। उसकी रीज़न क्या है कि आपका टाइम शॉर्ट है, 100 मिनट्स के लिए 100 एमसीक्यूज़ हैं, तो एमसीक्यूज़ की कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपने अपना टाइम बचाना है। इस तरह की लेंथी कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज़ आपने एंड पे करने हैं। और इसके अलावा एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, और यहाँ पे उसने करंट की डायरेक्शन दी गई थी। तो ये यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन होगी आर्मेचर की, तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज था 125 था कि वोल्टमीटर हैज़ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड मैयर द 10 वोल्ट, हाउ कैन इट कैन बी यूज टू मैयर द 50 वोल्ट। यहाँ पे उसका करंट निकालेंगे आई जी V ओवर R। V उसके कितने हैं 10 हैं, रेजिस्टेंस उसकी 100 है, तो करंट उसका 0.1 एम्पेयर आपका आ जाएगा। और अगर आपने जो उसकी जो रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि वोल्टेज आपके कितने हैं, अब अपडेटेड 50 हैं, और आई जी करंट आपका 0.1 है, आर एस आपने जो पता कर रही है कितनी लगेगी, और 100 ओम आपकी पहले वाली रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर एस आपकी 400 ओम आ जाएगी। इसका मतलब अगर आप 400 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो इसके साथ सीरीज़ में 100 ओम के साथ और लगा दें तो आपका जो मीटर है वो 50 वोल्ट मेजर करने के काबिल हो जाएगा। 79 है, ड्यू टू फ्रिंजिंग एट द एयर गैप इन मैग्नेटिक सर्किट द इफेक्टिव एरिया ऑफ द, जो एयर गैप होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फ्रिंजिंग से जो क्या होगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लीक होगा, जिसकी वजह से आपका इफेक्टिव एरिया है जो एयर गैप होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि इसमें हमने फ्लक्स डेंसिटी निकालनी थी, और हमारे पास जो है वो उसने म्यू रिलेटिव परमेबिलिटी की जो वैल्यू दी हुई है उसने 6 × 10⁻⁵ वेबर पर 80 m। द फ्लक्स डेंसिटी हमने निकालनी है, उसने अम्पेयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दी है, और उसका रेडियस दिया है उसने। अब यहाँ पे हमें फार्मूला पता है इसका कि H इज़ इक्वल टू NI/2πr होता है। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि 70 हैं, करंट उसका 4.5 एम्पेयर है, 2πr उसका रेडियस है, इसको हम मीटर में लेंगे 0.03 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, H की वैल्यू आ जाएगी, और म्यू की हमें वैल्यू दी है उसने 6 × 10⁻⁵ तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे H की वैल्यू और इसको, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.1 टेस्ला आ जाएगा, जो कि फ्लक्स डेंसिटी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि द BH कर्व फॉर डैश विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द रीजन, तो एयर की है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे जनरल के एमसीक्यूज यहाँ पे शुरू होते हैं कि बैटल ऑफ यरमूक वाज फाट बिटवीन मुस्लिम एंड रोमन्स, ये मुस्लिम और रोमन्स के दरमियान फाइट लड़ी गई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि इन थ्री फेज कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर द मैक्सिमम कंडक्शन ऑफ ईच थरिस्टर, ये 120 डिग्री की होती है। ये भी एमसीक्यूज आपका SCR वाले चैप्टर से था। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि इन 1947 द तहसील ऑफ दैश सेपरेटेड फ्राम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर एंड ट्रांसफर टू पाकिस्तान अंडर द रेड क्लिफ अवार्ड, तो ये शकरगढ़ की तहसील थी।
नेक्स्ट एमसीक्यू था द गोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज इन माइक्रोसॉफ्ट, तो इसको हम बुक वाटरमार्क बोलते हैं कि वाटरमार्क आपका जो है वो पीछे होता है जो कि गोस्ट टेक्स्ट होता है। हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू द अनदर टेक्स्ट इन एम एस वर्ड, तो उसके लिए हम सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन क्लिक द फॉर्मेट पेंटर एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू टू इम्पोर्ट द टेक्स्ट फ्रॉम वर्ड डॉक्यूमेंट दैट यूज़ हेडिंग इनटू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हम क्लिक इंसर्ट और स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन से हम करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि 1001010 को डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो ये 138 के इक्वलेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम, तो इसके लिए हम जो है वो कंट्रोल प्लस ये वाली की जो है वो ब्रैकेट की यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टेक्स्ट फॉन्ट, और अगर आपने डिक्रीज़ करना है तो वो बी वाला ऑप्शन में यूज़ करेंगे। ये एमसीक्यूज बहुत दफ़ा टेस्टों में आता है। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज अमेंडेड एंड पाकिस्तान वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लीग ऑब्जेक्टिव, द अमेंडमेंट वाज मेड इन द एनुअल सेशन 1941 ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वाज हेल्ड एट मद्रास, ये मद्रास में हुआ था। उसके बाद किताबुल अतहार इज़ रिटन बाय ये इमाम अबू हनीफ़ा ने लिखी थी, ये इस्लामिक स्टडी का एमसीक्यूज था। विच कंट्री इज़ कॉल्ड थंडरबोल्ट ऑफ एशिया, ये भूटान है, ये भी एमसीक्यूज जनरल नॉलेज से था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम, इसका नाम है मस्जिद कुबा। नेक्स्ट एमसीक्यूज था विच वायसराय ऑफ इंडिया हैड द लार्जेस्ट टन्योर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो ये आपका लॉर्ड लिनलिथगो था, ए ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, तो ये आपका चाइल था, ये ड्राइएस्ट प्लेस है। नेक्स्ट था सैटेलाइट आर्किटिका एम वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, ये रशिया ने लॉन्च किया था, ये आपका करंट अफेयर से एमसीक्यूज था। नेक्स्ट था कि 2/3 ऑफ वर्ल्ड नॉन ऑयल रिजर्व आर लोकेटेड इन, ये आपके मिडल ईस्ट में जो वो पाई जाती हैं 2/3 ऑफ ऑयल रिजर्व। नेक्स्ट था कि नैरो स्ट्रिप इन अफ़गानिस्तान दैट सेपरेट पाकिस्तान फ्राम ताजिकिस्तान, इसको वखान कॉरिडोर बोलते हैं, ये पाक स्टडी से एमसीक्यूज था। उसके बाद ये भी करंट अफेयर से था कि चाइनीज़ न्यू ईयर 2023 विल फॉल ऑन संडे जनवरी 22, 2023 स्टार्टिंग अ ईयर ऑफ रैबिट, इसको ईयर ऑफ रैबिट बोला था उन्होंने। उसके बाद हेड क्वार्टर ऑफ द APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका हेड क्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है। नेक्स्ट था फीफा वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ये फीफा जो है वो फ्रांस में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज था कि ह्यूमिडिटी इन द एयर इज़ मेजर्ड बाय, ये हम हाइग्रोमीटर से जो है मेजर करते हैं। उसके बाद था ये पाक स्टडी से एमसीक्यूज था किशन गंगा डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया इन विच रिवर, तो ये झेलम रिवर पे जो बनाया था। नेक्स्ट था कैपेसिटी ऑफ नीलम झीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्लांट, तो ये 969 मेगावाट थी। नेक्स्ट था कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, जनरल क्वेश्चन, इसका करैकस है। नेक्स्ट था हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उस वक्त जो है वो जस्टिन ट्रूडो था, तो अब जो है वो करंट आपने देख लेना, ये जो है वो करंट अफेयर से एमसीक्यूज था। द टॉम्ब ऑफ हज़रत अबू अयूब अंसारी सिचुएटेड इन, ये इस्तंबुल में वाक़या है। द सिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर टिग्रस, ये जो आपका बगदाद है टिग्रस रिवर के साथ। इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्राम, ये तिब्बत से जो ओरिजिनेट होता है, तिब्बत प्लेटुआ से। उसके बाद UPI इज़ अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ, ये भी जनरल नॉलेज से था, ये USA की न्यूज़ एजेंसी है। नेक्स्ट था विच कंट्री विल होस्ट चैम्पियन ट्रॉफी 2025 अनाउंस्ड बाय ICC, तो ये पाकिस्तान ने जो है वो होस्ट की थी, ये भी करंट अफेयर से एमसीक्यूज था। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन पार्टिसिपेट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये बेगम जहां आरा शाहनवाज थी, ये भी जो पाकिस्तान स्टडी से एमसीक्यूज था। हेड क्वार्टर ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन इज़ इन द सिटी ऑफ, ये लंदन में वाक़या है, ये जनरल नॉलेज से एमसीक्यूज था। आवर सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इन विच गैलेक्सी, तो ये आपकी मिल्की वे में है, ये भी एमसीक्यू जनरल नॉलेज से था। उसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं हाइग्रोमीटर। उसके बाद इस्लामिक स्टडी का एमसीक्यूज था कि बैत रिजवान टुक प्लेस इन हिजरा, ये 6 हिजरी में हुई थी। उसके बाद बहितन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना
सॉरी, ये बेहतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस कंट्री में था, ये एमसीक्यूज था। ये चाइना में वाक़या है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 16 गीगावाट है, जनरेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट, तो ये फ़लस्तीन था। विच उसके बाद था विद विच कंट्री इंडिया डिड इंडिया रिन्यू द मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन मिलिट्री कॉरपोरेशन अलॉन्ग विद इट्स अनेक्चर एज वेल एज मेरी टाइम इशू इन मई 2021, तो ये ओमान के साथ जो है इंडिया ने मुआहदा किया था। तो ये था सेप्को टेस्ट के हवाले से, जिसमें हमने इसके बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी देखे और जो है इसका पास पेपर जो अवेलेबल था उसका सलूशन भी किया। तो इसमें जो है वो यहाँ पे इसका डिस्कशन यही है कि इसमें जो एमसीक्यूज़ होंगे टेक्निकल के वो फिगर टाइप होंगे, थोड़े से टफ़ होंगे। तो इनको आपने मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार रहना है और अपना जो है वो घड़ी लेके जानी है, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। तो आपने बेसिकली टाइम को जो है वो मैनेज करना है और जिस एमसीक्यूज़ का जो सलूशन होगा वो लंबा होगा तो उसको आपने छोड़ देना और एंड पे उसको करना है। और फर्स्ट पे आपने जो एमसीक्यूज़ कवर करने हैं वो जो थ्योरी वाले होंगे, इसका तरीक़ाकार ये इन टेस्ट को जो है वो कवर करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले थ्योरी वाले एमसीक्यूज़ कवर किए जाते हैं जो कि सीधे सीधे हैं, जिनका जो है वो कोई कैलकुलेशन नहीं है। और उसके बाद जो है वो जनरल नॉलेज के जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो सारे कवर किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उनको जो है वो आंसर शीट पे जो है वो टिक कर लिया जाता है, ताकि ये बाद में जल्दी जल्दी में इस तरह एमसीक्यूज़ को जो है वो सही गलत टिक ना हो जाए, क्योंकि इसमें जिसमें कैलकुलेशन लंबी होती है और टाइम एंड पे जो है वो सारी बात तुक्के लगाने पड़ते हैं। तो इसका काम आपने पहले कर लेना है कि पहले आपने थ्योरी के जो एमसीक्यूज़ थ्योरी वाले हैं टेक्निकल पोर्शन के जो आपको आते हैं वो टिक कर लेने हैं, और आपने जनरल पोर्शन से जो आते हैं वो आपने टिक कर लेने हैं और उनको फिर आपने आंसर शीट्स पे उतार लेना है। उसके बाद आपने जो दूसरा काम करना है, फिर जो छोटी छोटी कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज़ हैं न्यूमेरिकल टाइप होंगे उनको आपने सॉल्व करना है, और जो सॉल्व हो जाएंगे उनको आपने जो है वो कर लेना है, आंसर शीट पे टिक कर लेना है। और एंड पे आपने जिनकी जो कैलकुलेशन है वो लंबी है या टफ़ है उनको आपने एंड पे देखना है कि उनका क्या करना है आपने। तो जो अगर आपके पास टाइम होगा तो उसको आपने कैलकुलेशन की ट्राई करनी है, और अगर टाइम नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर आप तुक्का लगा के आ जाएंगे। तो इस तरह जो इस तरह के टेस्ट को डील किया जाता है और इस तरह फिर आपको एफिशिएंट तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो वीके मेहता के हवाले से जितने भी चैप्टर्स होंगे वो इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में हम ईद से पहले पहले उनका सलूशन जो है वो अपलोड कर देंगे चैनल पे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शहाद, उसको फॉलो कर लें और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।